मुझसे प्रकाश ने विशेष आग्रह किया था। इस बार इंडिया से मेरी माँ के हाथ का बना अचार, पेड़ा या बेसन के लड्डू मत लाना। अब मैं विद्यार्थी नहीं रहा, नौकरी करता हूँ, फ्लैट भी खरीद लिया है। तुम मेरी माँ को ही ले आना ताकि मैं उनके हाथों का बना खाना जी भर कर खाता रहूं। क्यों, शादी ब्याह नहीं करोगे? तुम्हारी माँ तो जाते ही मुझसे यही पूछेगी, क्या जवाब दूंगी ये तो बताओ। मैंने अपनी समस्या रखी थी। कह देना अगले साल कर लूंगा, अभी नई नौकरी है। अमेरिकन लड़की से या अरे माँ तो इतने में ही खुश हो जाएगी, लड़की फिर देखी जाएगी, तुम लेकर तो आओ। तुम गांव चली जाना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरा गांव पटना से मुजफ्फरपुर और फिर वहां से। वह अपने गांव का सचित्र मैप प्रस्तुत कर बड़ा हर्षित हो गया था, मानो हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली नहीं, अपने गांव की जमीन पर पांव रखे खड़ा हो। मैंने भी निश्चय कर लिया था, इंडिया पहुंचते ही सबसे पहले उसके गांव ही जाऊंगी। प्रकाश की माँ की तस्वीर खींचकर पासपोर्ट के लिए दरखास्त और फिर वीजा, सब तैयारियां उसके दिए आदेश के अनुरूप ही करूंगी। मेरा मन भी एक माँ को उसके पुत्र से मिलाने का पुण्य काम करने के लिए मचल उठा। माँ पुत्र मिलन की कल्पना से ही मैं पुलकित हो उठी। 10 वर्ष बाद एक माँ अपने खून से सींचे उस पौधे को देखेगी जिसमें फूल लगने ही वाले हैं। प्लेन में बैठी मैं ये तो भूल ही गई कि मैं भी 5 वर्ष बाद इंडिया जा रही हूँ और मेरी माँ भी उतनी ही बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। एयरपोर्ट पर माँ से गले मिलते हुए भी मुझे प्रकाश और उसकी माँ के मिलन का एहसास हो रहा था। एक फर्क जरूर था, मैं कम से कम टेलीफोन पर अपनी माँ की आवाज़ तो सुन लिया करती थी। प्रकाश की माँ को अपने इकलौते बेटे की आवाज़ सुने भी अरसा गुजर गया था। मैंने अपनी माँ से प्रकाश के बारे में विस्तार से बताकर उसके द्वारा दी गई जिम्मेदारी की बात कही। उन्होंने कहा, जा बेटा, सबसे पहले प्रकाश की माँ से मिला, उनका पासपोर्ट और वीज़ा बनाने में वक्त लगेगा। और खोजते ढूंढते मैं पहुंच गई प्रकाश के गांव। उस गांव की मेरी खोज यात्रा कोलंबस और रॉड से कम रोमांचकारी नहीं थी। 1000 किलोमीटर प्लेन में निकल गए, पर बचे 15 किलोमीटर। इनके लिए 5 सवारियां, बस, रिक्शा, टमटम और 1 किलोमीटर बैलगाड़ी पर भी। मेरे साथ 2-3 लोग उसी बस से उतरे थे। मैंने प्रकाश के गांव का रास्ता पूछा तो उन्होंने अपने साथ मुझे भी बैलगाड़ी पर बैठने का आग्रह किया। मेरे बैठते ही एक ने कहा, हम तो वहीं समझ गए थे कि आप अमेरिका से आई हैं। तो दूसरे ने कहा, कोई अमेरिकन लड़की हमारे गांव की बस में चढ़े तो समझने में कितनी देर लगती है, और किसे देर लगती है, आप तो प्रकाश की माँ से। उनके द्वारा अपने को अमेरिकन समझे जाने पर मुझे बड़ा अजीब लगा था। अपनी जीन्स और कमीज मुझे भारी लगने लगी। हाँ हाँ, मैं प्रकाश की माँ से मिलने नहीं, उन्हें लेने आई हूँ। बेटे ने बुलाया है उन्हें। उन्होंने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें की। मैं भौचक्की सी उन्हें देखती रही। पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप पहले गांव तो चलिए, हम मिलाते हैं उसकी माँ से आपको, फिर जैसा आप उचित समझे। वैसे प्रकाश क्यों नहीं आया? उसने अभी जॉब लिया है। ऊंची नीची सड़क थी, गड्ढे ही गड्ढे। फिर दोनों और खेतों के बीच एक आदमी के चलने लायक लकीर पर चलकर हम गांव के अंदर पहुंचे। गिरी पड़ी दीवारों के सामने रुककर एक ने कहा, यही प्रकाश का घर है, इसी में रहती है उसकी माँ। कई बच्चे भागकर अंदर गए, साथ ले आए एक मर्दानी धोती में लिपटी धनुषाकार काया को। बाहर निकलते ही बायां हाथ घुटने पर टिकाए दाहिने हाथ की बाहों को ले जाकर मानो आंखों को धूप से बचाती हुई वो बुढ़िया बोली, कहाँ है मेरा बेटा? वे दोनों हाथ बढ़ाए मेरी ओर लपकी। सारे बच्चे हंस पड़े। मैंने उन्हें थाम लिया। मुझे अपने सीने से लगाए वे मेरी पीठ सहलाती रही। हमारा बचवा। सब मुझे पागल समझ रहे थे। कहते थे अब नहीं आएगा प्रकाश, कभी नहीं, शादी कर लेगा, वहीं बसेगा। मैं कहती थी एक दिन वो आएगा, घर बनवाएगा, उसकी शादी करूंगी, बहू आएगी, फिर देखना मेरा घर। एक व्यक्ति मेरे कान के पास मुंह लाकर बोला, थोड़ा दिमाग खराब हो गया है इसका, ऐसे ही बकती रहती है। उन्होंने सुन लिया था। मुझे अपने सीने से हटाकर बोली, क्या कहा? मैं पागल हो गई हूं? भाग जाओ यहां से, माँ बेटे को अकेला छोड़ दो, जा जा, कोई झांक कर नहीं देखता मेरी ओर। आज बेटा आया है तो भीड़ लगा दी, भागो सब यहां से अकेला। मुझे उनका भ्रम दूर करना आवश्यक लगा तो मैंने कहा, माँ जी मैं प्रकाश नहीं हूं, मैं तो शिवानी हूं। वे सांस खींचकर सांस थामे बैठ गई। थोड़ा थमकर मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मेरे बैठते ही मेरा चेहरा अपने हथेलियों में भरती हुई बोली, हाँ तुम प्रकाश नहीं हो, कौन हो तुम? माँ जी मैं प्रकाश की दोस्त हूँ, उसके साथ पढ़ती हूँ, उसने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। बहुत देर तक वो चुप रही,
मानो मुझसे पूछने के लिए अल्फाज ढूंढ रही हो। मैं अनुमान लगा रही थी न जाने कितने प्रश्न होंगे। मैं अमेरिका से ही उन प्रश्नों के जवाब जबान पर ढूल आई थी। मुझे अकेला छोड़कर अंदर गई और फिर एक थाली में खीर लेकर आई। बोली, खा ले बेटी, 2 दिनों के बाद आज गाय ने दूध दिया। रूठी बैठी थी, दूध निकालने न दे। शायद उसे भी तुम्हारे आने का संदेश मिल गया होगा। प्रकाश नहीं तो क्या, तुम तो हो। मुझे खीर खिलाती निहारती रही। मैंने कहा, प्रकाश वहाँ बहुत खुश है, अच्छी नौकरी मिल गई है, अब तो शादी के लिए। उन्होंने बीच में ही पूछ लिया, तुम क्या करती हो वहाँ, और तुम्हारे माँ बाप? मुझे बड़ा अजीब लगा। उनके प्रश्न का जवाब देना था। बोली, मैं अमेरिका में ही पढ़ती हूँ माँ जी। मेरे माता पिता दिल्ली में हैं, दोनों कॉलेज में पढ़ाते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 24 वर्ष। तुम्हें खाना बनाना आता है? थोड़ा थोड़ा। मैं तुम्हें अपने ढंग का खाना बनाना सिखा दूंगी। नहीं माता जी, मैं तो आज ही लौट जाना चाहती हूँ। अभी 2 महीने रहना है, फिर आऊंगी आपके पास। अरे फिर क्यों आई है मेरे पास? तू भी मुझे पागल समझती है क्या? उनकी तेज आवाज के झोंके में सनी झुंझलाहट मुझे कपा गई। मेरे मुंह से बहाना सरक गया। नहीं नहीं, मैं आपके पास रहने आई हूं। मैं तो आपको जांच रही थी। आप मुझे अपने पास रखना चाहती हैं? प्रकाश की मां से मिलने और उन्हें ले जाकर उनके पुत्र से मिलाने की हवाई कल्पनाएं हवा में उड़ गई। मुझे दलदल में फंसने का एहसास होने लगा। अरे बिटिया, आदमी के संग साथ के लिए तरस गई हूं मैं। गाय बकरी और तोता के साथ बोल बोल कर थक गई हूं। मैं ही बोलती जाती हूं, ये जवाब देने का नाम ही नहीं लेते। ये तोता है ना, प्रकाश का नाम रटता रहता है। मैं तो कौवा हकनी बनकर रह गई हूं। प्रकाश प्रकाश, अम्मा अम्मा अम्मा। तोता बोल पड़ा। माँ ने कहा, देखो कैसा पगला है, उसे भी लगता है प्रकाश आ गया। वही लाया था इसे जंगल से बजाकर। सबसे पहले अम्मा कहना सिखाया, फिर प्रकाश। अब तो बूढ़ा हो गया है यह भी मेरी तरह। जंगल के पक्षी को मेरा पालतू बना गया और मेरा पालतू वन वन भटक रहा है। शायद उनकी आंखें भर आई थी। मेरे पास बैठती हुई बोली, अरे तू मेरे से सटकर बैठना। प्रकाश तो मेरे आंचल से अलग होकर बैठ ही नहीं सकता। खाना खाकर हाथ भी मेरे आंचल से पोंछता है। अम्मा, बड़ा लायक है आपका बेटा, आपको बहुत याद करता है। उसने मुझे आपको अमेरिका ले जाने के लिए भेजा है। फिर मैं मौन हो गई। मेरा अंदाजा था कि वो अमेरिका जाने के नाम पर प्रसन्न हो जाएंगी। रुको, सांझ हो गई है, मैं ज़रा दिया जला दूं। अंधेरा घिरने से मुझे भय लगने लगा था। कैसे कटेगी मेरी रात यहाँ? माँ दिया लाई थी, मेरे पास लाकर बोली, प्रणाम कर ले। बिना समझे मैंने हाथ जोड़ दिए। उनके गले में जितनी शक्ति थी सारी की सारी अपनी हंसी में उड़ेल दी। फिर उनके पागल होने और एक पगली औरत के साथ रात काटने के भय से मैं थरथरा उठी। वह अपने को संयमित करती हुई बोली, अब तुम्हें क्या बताऊं? उसकी याद आ गई। 4 साल का हो गया था। उसकी बिछावन भिगोने की लत नहीं छूटी थी। एक दिन उसकी चाची ने एक टोटका कर दिया। उसके सर पर दिया जलाकर रख, उसे पकड़कर चौफर घर का चक्कर लगवाया। उसकी चाची बोलती जाती थी, घर मूतना छे, घर में सूत बाहर मूत। बिछावन उसने उसके बाद गीला करना बंद कर दिया। गोलू मोलू था मेरा बेटा, 4 साल का बच्चा, शैतान कहीं का, कभी किसी पकड़ में ना आए। पर उसका उस वक्त का घबराया शर्माया चेहरा याद आ गया। तभी तो मेरी हंसी छूट गई। दिया से बहुत डरने लगा था। जब कभी शाम को दिया जलाकर उसे प्रणाम करने को कहती तो भाग खड़ा होता। उसके पढ़ने के लिए लालटेन खरीद लिया था उसके चाचा ने। उसके चाचा कहते थे, बड़ा अफसर बनेगा मेरा भतीजा, मिलिट्री में जाएगा। कहाँ है उसके चाचा चाची? उन्होंने गहरी सांस खींची। दिए की रोशनी में उनकी आंखों में छलछलाया जल साफ दिख रहा था। एक चाचा कलकत्ता में ही बस गए, दूसरे बनारस में। मेरी सास के 8 बच्चे हुए। तभी तो मेरे ससुर ने 8 कमरों का चौफेर घेर बनवाया था। सब में ताले पड़े हैं, अब 3 ही बचे। एक मेरी नंद है, बगल के गांव में मेरी तरह ठूंठ बनी बैठी है। चारों बेटे अलग अलग शहर में। माँ प्रकाश को इंडिया बुलाना चाहती हैं। जवाब जैसे उनकी जुबान पर बासी हो गया था। नहीं नहीं, मैं क्यों बुलाऊं, और मेरे बुलाने से आएगा भी क्या? इस गांव में मेरे ही घर से जो लोग बाहर गए, कहाँ आए? त्योहार पर भी नहीं आते, शादी ब्याह पर भी नहीं। अपने बच्चों की शादी भी बाहर ही करते हैं। प्रकाश के पिताजी कहा करते थे, हम गांव नहीं छोड़ेंगे। मैं ही बची हूँ। ज़रा रुको, मैं तो किस्सा कहानी में भूल ही गई। ज़रा सब घर में दिया दिखा दूँ, अंधेरा घिराया है। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे दिया लिए आगे चल रही थी। हर कमरे के दरवाजे पर रुकती। एक दरवाजे से बाहर निकली तो अपनी कमर सीधी करने के लिए रुक गई। उन्हें मेरे पैरों का आभास हो गया था तो बोली, यह चौकी प्रकाश के दादाजी की है और यह बगल वाली उसके पिताजी की। यह मर्दानक दालान है। दोनों तकत की ओर भी दिया बढ़ाकर प्रणाम करती बोली, तुम भी प्रणाम कर लो।
मैंने भी खाली पड़े तख्तों को प्रणाम कर लिया। मेरी हंसी फूट रही थी। पता नहीं क्या क्या नाटक करवाएंगी। चलो अब तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? नहीं नहीं, मैं बोली, मैं नहीं खाऊंगी। अभी तो थाली भरकर खीर खाई है। अरे तो क्या वही बहुत है? प्रकाश होता ना दोबारा तिबारा खा लिया होता, कुछ दिखा के कुछ छुपा के। दूध दही बहुत पसंद है उसे, तभी तो उसके दादाजी 4 गाय रखते थे। 2 सूख जाए तो 2 तो दूध देती रहें। प्रकाश की नानी ने उसके दूध पीने के लिए एक गाय दी थी। उसी बुढ़िया गाय की नातिन है ये भी बुढ़िया हो चली। अच्छा अब बोलो क्या खाओगी? उस अंधेरे में मैं क्या खाऊं और क्या गाऊं? मेरी स्थिति सांप छुछुंदर जैसी हो गई। मैंने कहा, माँ आप क्या खाएंगी? मैं बनाती हूँ। मुझे चावल दाल और आलू की भुजिया बनाना। वे हंस पड़ी। पागल है मेरा बेटा, सब बता दिया, मेरी पसंद भी। अरे बिटिया अब कहाँ, प्रकाश के लिए यही बनाया करती थी, उसे बड़ा पसंद था। मेरे लाख मना करने पर भी उन्होंने वही खाना बनाया और मुझे खिलाकर मेरे जिद करने पर खुद थोड़ा सा खाया। सुबह उठकर मैंने आंगन में रखे पत्थर का एंटीक सा देखकर पूछा, ये क्या है माँ? वैसे उनके साम्राज्य में जो भी चीजें थी सब एंटीक ही थी मेरे लिए। बोली, चक्की जाता, इसमें आटा पिसता था। अब कहाँ, अब तो मैं मशीन पर आटा पिसवाती हूँ। हाय यह तो एंटीक है। मैं मचल उठी। मैं अमेरिका से इंडिया के एंटीक्स की 2 बार प्रदर्शनी लगा चुकी थी। तुम्हारी दिल्ली और अमेरिका में इसका नाम होगा, हमारे यहाँ तो जाता कहते हैं। कुछ ही क्षणों में उस चक्की के हैंडल पर मेरा हाथ था। मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ उसे रखकर वे चलाने लगी। पता नहीं उन्हें क्या सूझी, बोली रुक, और थोड़ा सा गेहूं ले आई, कपड़े का टुकड़ा भी। बड़े ध्यान से चक्की का ऊपर का पल्ला उठाकर सफाई की और फिर उसमें मुट्ठी भर दाने डालकर चलाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी आवाज रिसने लगी उनके कंठ से। पेटवा वैरी हो रेलिया न वैरी, जहजिया न वैरी पेटवा वैरी हो, देशवा देशवा भरमाई पेटवा वैरी हो। फिर तो आंसुओं की धार ऐसी बही मानो पिसे हुए आटे को गूंद नमकीन पकवान बनाकर बेटे को भेजने और उसे अपनी मनस्थिति से अवगत कराने को आतुर हो। गाने के न शब्द थे न अर्थ था, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। भाव समझते में देर न लगी। मैंने प्रसंग बदला, इसी आटे की रोटी खाऊंगी मैं। उनका भाव बदल गया। बड़ी तत्परता से उठी, मेरे लिए रोटी सब्जी बनाई। सब्जी छोंकने से लेकर उतारने तक पूरी प्रक्रिया बड़ी समझाती रही। प्रकाश को ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तुम जरूर बनाना, खाकर मुझे भूल जाएगा। दूसरे दिन उन्होंने हलवा बनाना शुरू किया। कढ़ाई में घी डालती और हंस पड़ी, भुनभुनाने लगी। पागल कहीं का, मुझे कंजूस बुढ़िया कहता था। ले, मैं 1 पाव घी डाल देती हूँ। क्या हुआ माँ? आंचल से अपनी आंखें पोंछती बोली, कुछ नहीं बिटिया, प्रकाश की याद आ गई। वह मुझे कभी हलवा नहीं बनाने देता था, कहता था तू कंजूस है, कम घी डालती है। हट, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। बड़े प्रेम से बनाता था, खुद खाता और मुझे भी खिलाता। 1 पाव घी डालने के बावजूद थाली में परोसे थोड़े से हलवे में आंसू मिला ढीला करती रही। उनमें मेरी आसक्ति बढ़ती गई। उन्हें देख सुन मुझे कभी कभी लगता मेरी एंटीक्स प्रदर्शनी के लिए प्रकाश की माँ ही उपयुक्त रहेंगी, चलता बोलता एंटीक। पर मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने उपयुक्त समय और उनका मूड देखकर कहा, यदि प्रकाश ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लिया? तपाक से बोली, तो क्या हुआ? वह तो बचपन से ही बूढ़ा है, सब सोच समझकर ही करेगा। मैं फटी आंखों से उन्हें देखती रह गई। अपनी माँ के मनोभाव समझने का प्रकाश का दंभ मेरे सामने चकनाचूर हो गया था। वो कहता था कि मेरी माँ कभी नहीं मानेगी, इसलिए मैं अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता। मेरी माँ बहुत हठी है। कितना गलत था प्रकाश। या फिर माँ के मानस में पिछले 10 वर्षों से आए परिवर्तन का उसे आभास नहीं है। वह खुशफहमी में है कि वो मॉड बन गया है, गांव वाला नहीं रहा, और माँ की सोच समझ में कहीं से भी पुरानापन नहीं झांक रहा था। बेटी मैं तो बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, चिट्ठी पत्री पढ़ लेती हूँ बस। अच्छा किया कि माँ बाप ने इतना पढ़ा दिया। बेटे की चिट्ठी तो पढ़ लेती हूँ, कभी पटना भी नहीं गई, दुनिया के बारे में तो जानूँ कैसे। इन गांव वालों ने पत्थर मार मार कर पत्थर बना दिया। बेटा अमेरिका चला जाने लगा तो सब कहते थे वहीं शादी कर लेगा, कभी नहीं आएगा। मुझे तब इनकी बात झूठ लगती थी, पर इन्होंने 100 बार एक ही बात कहकर मेरे मन को भी झूठ स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। दिल्ली में पढ़ता था, बहुत लड़की वाले आए, एक से उसके पिता ने शादी भी तय कर दी। मैं माँ थी ना, मेरे मन में बेटा ब्याह कर बहू घर लाने की कल्पना से ही बतासे फूटने लगे। मैंने प्रकाश के आने से पहले ही शादी के लिए 1-2 चीज़ें खरीद ली, एक सिहोरा और एक बनारसी साड़ी। उसने शादी से ही इनकार कर दिया। मैंने सब संभाल कर रखा है। मुझे वह सब दिखाने के लिए एक बीज लगे टिन के बक्से का ताला खोलते गुनगुनाने लगी। मचिया बैठल कौशल्या रानी, मन ही आनंद भेली, कब होयत बेटा का ब्याह, सिंदूर हम साठों हैं।
उनको कभी रोते, कभी हंसते, कभी खो जाते देख मुझे भी गांव वालों की बातों में सत्यता नजर आने लगी। मुझे घर गृहस्थी की बातें समझाती जैसे मेरी माँ हो। पति पत्नी के संबंध पर भी सीताराम, सावित्री, सत्यवान और अपने ही गांव के कई उदाहरण देकर उनका व्याख्यान चलता रहता। दिन में गांव वालों की भीड़ लगी रहती। माँ में मेरी रुचि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरफ बढ़ रही थी। इंडिया के ग्रामीण जीवन पर अच्छा खासा लेख तैयार हो गया था। 10 दिन बीत गए। मैं अपने आने का प्रयोजन ही भूल गई थी। दरअसल गांव वालों के भोलेपन ने मुझे बांध रखा था। अमेरिका में बसे सारे भारतीयों को भारत लौटाकर अपनी मातृभूमि की सेवा में लगाने का मन बना रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, अब मैं जाऊंगी माँ, आपको भी मेरे साथ अमेरिका चलना होगा। प्रकाश ने बुलाया है। ना बेटी, मैं ना जाऊं, मैं तो इसी धरती पर। गला रुंध गया उनका। इस 8 कोठरी की हवेली में मैं अकेली बची हूं। मैं चली जाऊं तो सांझ बाती कौन करेगा? मेरे ससुर जी का बनवाया चौफर घर भूत का घर बन जाएगा। फिर गा उठी, बड़ा जतन से पोस लो प्रकाश, बेटा से ही उड़ी गेल, आनंद बन बसर मोरा सुन्न भले हो। ऊंचे स्वर में गाई जाने वाली पंक्तियों के अर्थ समझ गई थी मैं। मेरी आंखें भी भर आई। माँ एक बार ठहाका लगाकर हंसी, फिर शांत, मौन। उनके भावों में उतार चढ़ाव के बीच मुझे भंवर में फंसने का एहसास होने लगा। मैंने सोच लिया, समझा बुझाकर प्रकाश को इंडिया भेज दूंगी। उसे लौटना होगा और लौट आना चाहिए। वैसे भी इंडियन ब्रेन्स की जरूरत अब इंडिया को है, अमेरिका को नहीं। मेरे मनोभावों को शब्द दिया मान। एक बार प्रकाश को भेज देना, तुम भी आती रहना, मेरी बेटी बनकर रहना। मेरी बेटी नहीं थी ना, तुम्हारे साथ 2-4 दिन रहकर लगा मैं भी बेटी की माँ हूं। फिर रुक कर बोली, अब तो एक ही चिंता सताती है, बीमारी तो झेल लूंगी पर मेरे मरने पर प्रकाश कैसे आ पाएगा? वो तो 7 समुंदर पार है। गांव वाला कोई खबर भी नहीं देगा। घर के कोने में गई, फिर मुझे पुकारा, देख मैंने एक टिन तेल जमा किया है, अंतिम समय आया ना तो गांव वालों को दिखा दूंगी। इसी तेल में डुबोकर रखेंगे मुझे, जब तक मेरा बेटा ना आ जाए मुझे नहीं जलाएंगे। फिर जोर जोर से रोने लगी। मैंने भी साथ दिया, मानो हम दोनों प्रकाश की माँ का मृत्यु शोक मना रहे हों। थमकर बोली, तुम भी मुझे पागल ही समझ रही होगी। मैं पागल नहीं हूं। फिर मौन। मेरी विदाई की तैयारी शुरू हो गई। उनके घर के सामानों में से कुछ तो मैंने मांग ही लिया था, कुछ उन्होंने खुद दे दिया। उस रात्रि को वो सोई नहीं। दिया जलाकर रात भर खटर पटर करती रही, बक्सा खोलती बंद करती। जब मेरी नींद खुली वे चिट्ठी लिख रही थी। मुझे विदा करती हुई लाल कपड़ों में बंधा एक बड़ा सा पैकेट देती हुई बोली, ये तुम्हारे लिए है। फिर रोने लगी, फिर गाने लगी, ऊंचा घर के असोरा, असोरा बड़ा शोभल ऊंचा है, राम के लीलार चंदर बड़ा शोभल। चिट्ठी को चावल का मांड लगाकर बंद किया। विदा लेती हुई मैं फिर बिफर पड़ी। प्रकाश शिवानी तोता रट रहा था। न जाने कब माँ ने उसे मेरा नाम भी सिखा दिया था, शिवानी। दिल्ली पहुंचकर मेरी माँ ने कहा, कमाल है, इतने दिन गांव में रहने की क्या जरूरत थी और प्रकाश की माँ को नहीं लाई फिर दोबारा? नहीं माँ, वो नहीं आएंगी, शी इज अ यूनिक कैरेक्टर, मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एंटीक। माँ, प्रकाश को इंडिया लौट आना चाहिए। प्रकाश की माँ के वर्णन में कई घंटे बीत गए, फिर भी मुझे लगता था जैसे बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं स्नान करने के लिए बाथरूम में घुसी तो इधर माँ ने मेरा वाला पैकेट खोल दिया। सामान निकालकर सेंटर टेबल पर रख उसे निहारती। पता नहीं किस गुंधुन में थी कि बाथरूम से निकलते ही मैंने कहा, हाय कितनी सुंदर बनारसी साड़ी है। और ये तो कोई एंटीक है माँ। मैंने प्रसन्न होकर लकड़ी के बने उस लाल सिंगोरा को उलटना पुलटना शुरू कर दिया। माँ, ये तो प्रकाश की माँ कह रही थी, इसी में सिंदूर भरकर लड़का की माँ। माँ गंभीर होकर चिट्ठी पढ़ रही थी। माँ, ये क्या किया आपने? ये प्रकाश के लिए है, लाओ जरा दिखाओ देखूं। अब मैं चिट्ठी पढ़ने लगी। माँ शायद मेरे चेहरे पर उठते गिरते भाव देख रही थी। मेरा बेटा, सदा खुश रहो, तुम्हारी शैतानी नहीं गई, खुद नहीं आया उसे ही भेज दिया ताकि मैं गुस्सा न कर सकूं। बहुत पसंद आई रे तेरी पसंद। ईश्वर तुम दोनों को सुखी रखे। एक बार दोनों साथ आकर मुंह दिखा जाना। बहू के हाथ से भगवती को सिंदूर चढ़वाना होगा। गांव वालों को खीर भी तो खिलाऊंगी, सबने अपनी अपनी बहू आने पर खिलाई थी, मेरे ऊपर कर्ज है उनका। शिवानी बड़ी अच्छी है रे, मैंने इसे बहुत कुछ सिखा दिया है, तुम्हारी पसंद का खाना बनाना भी। बहुत बोलती रही मैं इसके साथ, बोलते बोलते रुक जाती थी। कहीं कह ना दे बुढ़िया बकबक बहुत करती है। वह तुम्हें समझ गई है, पर मेरे से अधिक नहीं। मैं माँ हूँ तेरी। पर अब कभी कभी क्यों लगता है मैं नहीं जानती तुम्हें। मैंने गांव वालों को नहीं बताया कि शिवानी मेरी होने वाली बहू है। इसने भी मुझे नहीं बताया। बेटी की तरह रही आशीष सहित तुम्हारी अम्मा। माँ, ये क्या पढ़ा तुमने? मैं विचलित हो उठी। माँ तटस्थ होती बोली, हाँ मैंने पढ़ लिया। अब तो तुम्हें उस बेचारी का मन रखना होगा। बहुत पसंद आई है तुम्हें वो? नहीं माँ, प्रकाश मेरा मित्र है, सिर्फ अच्छा मित्र, ओनली फ्रेंड।
लेकिन अपनी माँ की पसंद को तो उसे पसंद करना ही होगा। माँ भक्त है ना। मैं बात करूंगी प्रकाश से, मुझे भी लगता है तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। अब मुझे दो माँ के चक्कर में फंसने का एहसास हो गया था। माँ को कहाँ धैर्य था। उन्होंने प्रकाश से दूरभाष पर बात भी कर ली और उसने बिना किसी शर्त हामी भर दी। और अर्धरात्रि को बिछावन पर करवटें बदलती मैं अपनी शर्त को पुख्ता करती रही। शादी के लिए मेरी एक शर्त होगी, इंडिया लौटने की शर्त, 8 कमरों के उस वीरान घर में दिया जलाने की शर्त, अंधेरे में औंधी पड़ी माँ के आंचल में प्रकाश लौटाने की शर्त। प्रकाश की जरूरत तो अब इंडिया को है, अमेरिका को नहीं। पूरब को उसका सूरज लौटाने की शर्त। पश्चिम पर ऋण है पूरब का, सूरज को लौटाकर पश्चिम से ऋण मुक्त कराने की शर्त। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ढेरों ख्याल रखिएगा। नमस्कार और धन्यवाद।